रखिए, ओपन रखिए, बात कीजिए। एंड इफ यू रियली नीड काउंसलर्स हेल्प, then please let us know. We have specialized psychological counselor for this. Dr. Khushbu, थैंकफुली आप प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है बहुत अच्छी ये सब फैसिलिटी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कई लोग तो सिर्फ काउंसलिंग से ही सही हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने देखा है कुछ सेशंस आप लोगों के साइकोलॉजी से बहुत इंप्रूवमेंट मिला, और पेशेंट्स भी कहते हैं कि हाँ उनको फायदा मिल रहा है। थैंक यू डॉक्टर खुशबू, थैंक यू। एंड एक बहुत कॉमन चीज डॉक्टर खुशबू, यू यूजली हमारे पास केसेस आते हैं और इवन व्यूअर्स के भी व्यूज हैं इसमें। वेरिकोसील इज ऑन द राइज। आई डोंट नो वेदर अब हम खुल के बात कर रहे हैं इसके बारे में, पहले हम नहीं बताते थे, बट व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस rise in varicocele, and is it really possible to treat this? राइस इन वेरिकोसील तो नहीं हुआ है, मेल इनफर्टिलिटी डेफिनेटली हुआ है। प्रॉब्लम चूंकि डायग्नोसिस ज्यादा हो रही है तो हमें इसके बारे में पता जल्दी लगने लगा है। Right. पहले Understood. डायग्नोसिस नहीं होती थी तो हमें नहीं मालूम पड़ता था कि वेरिकोसील जो है वो हो रहा है। इनफर्टिलिटी के भी जो इंसिडेंट्स है, मतलब मैं ये कहूंगी कि जो इंसिडेंट्स अब हमारे सामने आती है वो प्रोबेबली हम जो एक्स्ट्रा डायग्नोसिस करते हैं उसकी वजह से चीजें निकल के हमारे सामने आ रही हैं। थी ये सब Right. प्रॉब्लम पहले भी थी। दूसरी चीज, वेरिकोसील एज सच डजंट नीड एनी ट्रीटमेंट। अगर स्पर्म पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील है, और अगर उसकी वजह से परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेल्स को, तब डेफिनेटली हमको उसको ट्रीट करना पड़ता है, वेरिकोसिलेक्टमी से ट्रीट करते हैं। अदरवाइज ग्रेड 1 ग्रेड 2 में अगर सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हैम्पर कर रहा है, उसकी वजह से जो स्पर्म है हमारे फॉल्सली कम दिख रहे हैं, तब हम उसको ट्रीट करते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके किसी नोन को डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर इशू के लिए सर्जरी सजेस्ट की है, तो दिस इज वैलिड फॉर यू आल्सो। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज आल्सो डिफरेंट। डॉक्टर खुशबू, कुछ ऐसा केस, कुछ ऐसी केस स्टडी जो कि मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो और आपने वो केस किया हो, तो आई वुड रियली लव कि आप उसको शेयर करें हमारे व्यूअर्स के सामने, बिकॉज मेल इनफर्टिलिटी के केसेस खुल के सामने नहीं आते, और अगर आते हैं तो शायद हम भी डिस्कस नहीं करते। तो प्लीज एनी सच केस स्टडी। कुछ तो एक ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस हैं, जैसे हमने उनको मेल इनफर्टिलिटी में सप्लीमेंट्स दिए, तो यूजुअली जैसे बोलते हैं ना कि मेन विल बी मेन, तो वो भूल जाते थे। मतलब वो जो कपल था, वो हस्बैंड यूजुअली 3 4 5 दिन अपने सप्लीमेंट्स लेना भूल जाता था। तो उसको 4 5 दिन के बाद वाइफ जब याद दिलाती थी कि आपने लिया नहीं सप्लीमेंट, तो वो चारों पांचों सप्लीमेंट्स एक ही दिन में ले लेता। तो उससे क्या हुआ कि मतलब अब एक ही साथ इतने सारे सप्लीमेंट लेने से उसे थोड़ा मस्कुलर वीकनेस, उसकी वजह से उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस हैम्पर होने लगा। तो उसका कंप्लेन था कि मुझे तो दवाइयों के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, पहले मुझे सेक्सुअल परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आती थी, अब आने लगी। तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग के बाद, मतलब बहुत ज्यादा हमने डीपली उनको पूछा कि ऐसे आपको कैसे हो रहा है, तब उसने बताया कि 4 5 दिन का सप्लीमेंट को एक ही दिन में ले जाए। तो फिर जब हमने इसको करेक्ट किया तब उनको एक रिस्पॉन्स आया। दूसरा एक ये था कि एक को हमने इंजेक्शन दिए, तो यूजुअली मैंने ही स्टार्ट किया था इंजेक्शन वगैरह देना, तो मुझे शुरू में काफी दिक्कत आती थी। लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मेल्स को भी वीकली, ट्वाइस वीकली या थ्राइस वीकली इंजेक्शन लगते हैं, जिससे कि उनके स्पर्म पैरामीटर्स बढ़ते हैं। तो यूजुअली मैं ऐसा कहूंगी कि 10 में से हार्डली कोई रेडी नहीं होता था, 1 या 2 लोग जो रेडी होते थे, तो उन लोगों ने कंसिस्टेंटली फिर 4 to 6 मंथ्स इंजेक्शन लिया, और उनको फिर नेचुरली ही कंसीव हुआ। फिर तब जाके उन लोगों ने और कुछ लोगों को बताया, तब फिर अब लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। तो अब तो हमारे मतलब एक्सेप्टेंस हो गई है कि हाँ, मेल्स को भी वीक में 2 या 3 इंजेक्शन लगते हैं, और उनसे उनके सीमेन पैरामीटर्स में ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और राइट, अगर नहीं भी होता है तो टीसा की मदद से हम लोग उनके टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म्स निकाल के और उसका यूज कर लेते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट अब पॉपुलर हो रहे हैं, तो अब लोगों की एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ रही है। राइट। डॉक्टर खुशबू, you just mentioned about supplements.
सो अगर बात करें तो हम यूजुअली देखते हैं कि हमने फीमेल को फॉलिक एसिड दी है, उसको 3 मंथ्स प्रायर प्लानिंग खाना है, कंसेप्शन के बाद भी खाना है। बट मेल्स में अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्स की एज सच कोई बात नहीं होती। यूजुअली ऐसा कह लें कि हम फोकस ही ज़्यादा फीमेल पे करते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स व्हाइल ट्रीटिंग मेल इनफर्टिलिटी? सप्लीमेंट्स का डेफिनेटली रोल है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आजकल हमारे एनवायरनमेंट में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, पोल्यूशन की वजह से कह लीजिए, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कह लीजिए। तो फ्री रेडिकल होते हैं वो हमारी बॉडी के जो फ्रेजाइल सेल्स होते हैं, जैसे एग हो गया, स्पर्म हो गया, ये फ्रेजाइल सेल्स में आते हैं, मतलब बहुत वीक होते हैं ये सेल। तो उनको ये फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल्स को हटा देते हैं, तो जो हमारे जो स्पर्म है या फिर जो एग है उनका डैमेज कम होता है। तो डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो स्पर्म के नंबर को नहीं, लेकिन स्पर्म के फंक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स को भी यूजुअली 3 to 6 मंथ्स ही प्रिस्क्राइब करना है, उससे ज्यादा नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर, सारे नहीं, जैसे सेलेनियम हो गया या फिर पर्टिकुलरली बीटा कैरोटीन, ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जिनके स्टडीज में आए हैं कि प्रोलॉन्ग्ड यूसेज से उनमें रिमोट रिस्क ऑफ, मतलब कुछ कैंसर्स के केसेस देखे गए हैं। तो 3 to 6 मंथ्स लेना है। उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि डेफिनेटली उनको कुछ हायर सप्लीमेंट्स या फिर हार्मोन्स इंजेक्शन की जरूरत है। तो 3 to 6 मंथ्स डेफिनेटली स्पर्म फंक्शंस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। ओके, अंडरस्टूड। सो दैट मीन्स अगर डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनको लेते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो कंटिन्यूअसली सोचते हैं उसे एंडलेसली लेना है, तो वो नहीं करना है। हर चीज की एक लिमिट सेट करनी है कि हाँ इतने दिन ये चलेगा, इतने दिन ये चलेगा। right, totally agree with that. So viewers, this is really very important fact और हम कहेंगे कि आप इसको समझें और आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी समझाइए। जैसे कि डॉक्टर खुशबू ने बताया, यस सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, वो आपके लिए फायदा ही करेंगे, बट अगर आप उसको प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड से ज्यादा लेंगे तो हो सकता है वो आपको नुकसान करे। That's why we always suggest please do follow the prescription prescribed by your doctor. आप अपने से खुद से लेने की कोशिश मत कीजिए। डॉक्टर खुशबू, ये सच में बहुत क्योंकि यूजुअली गूगल पे सब देख के कि ये है वो है, तो प्रॉपर उनके लिए हो सकता है वो जरूरी नहीं हो, किसी और के लिए वो जरूरी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके डॉक्टर आपकी चीजों को देख के, आपके पैरामीटर्स को देख के और प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करें। बिल्कुल राइट। और सप्लीमेंट्स को ज्यादा भी मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको फायदा कर रहे हैं तो यूजली ऐसा हमारा मानना है कि चलो अच्छा लग रहा है, बॉडी एनर्जेटिक है, तो हम 3 से 4 महीने ले लेते हैं। बट प्लीज डोंट डू दिस। डॉक्टर खुशबू, यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट द थिंग टीसा। आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं जिसमें जीरो स्पर्म काउंट है। लोगों को लगता है कि अगर रिपोर्ट में जीरो स्पर्म काउंट आ गया दैट मीन्स एंड ऑफ द जर्नी। बट अगर हम टीसा का यूज करें तो कितना परसेंट सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होता है? अगर हम 100 लोगों में टीसा करते हैं तो उसमें से 70% केसेस में हमें स्पर्म्स रिट्रीव हो जाते हैं। अब टीसा से भी एडवांस माइक्रो टीसी आते हैं, मतलब उसमें बेसिकली कैमरा लगा के और टेस्टिस के एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को खोल के, मतलब भगवान ने टेस्टिस को बहुत स्ट्रांग बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्लाइंड एस्पिरेशन करें तो हमें कुछ स्पर्म्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम एक एक ट्यूब्यूल्स को खोलेंगे और उसमें से स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूजुअली माइक्रो टीसी प्रोसीजर में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और इसमें डॉक्टर्स को भी बहुत पेशेंस रहना पड़ता है कि सारे ट्यूब्यूल्स को खोल खोल के चेक करना और उसमें से स्पर्म्स मिल जाते हैं। तो 70-80% केसेस में स्पर्म्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। हाँ, इसमें प्रॉपर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली उनको लगता है कि अगर कुछ सर्जरी हो रही है, इसमें ये ज्यादा बड़ी सर्जरी नहीं है, छोटा सा नीक देते हैं टेस्टिस में और उसके बाद उसके ट्यूब्यूल्स के अंदर से हम लोग स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 70-80% केसेस में स्पर्म्स रिट्रीव हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही 5-10% केसेस में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं मिलते हैं। बाकी उनमें जो है तब हम लोग चेक करते हैं, उनका कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं कि उनमें अगर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है।
तो वैसी स्थिति में वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन होता है, तो उन पर्टिकुलर केसेस में, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। ओके। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, शायद ही मतलब 100 में से 1 होगा जिसमें ऐसा ये वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन वाला फैक्टर मिलेगा, बट यूजुअली 70-80% केसेस में उनको खुद के स्पर्म से रिट्रीव हो जाते हैं। तो ये काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि नहीं कैसे मिलेगा, तो उनको बताना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें अब फिर भी लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई, थैंकफुली जो इतने चैनल्स हैं, आप लोगों का चैनल है, तो उससे अवेयरनेस डेफिनेटली क्रिएट हुई है, तो अब एक्सेप्टेंस आ गया ट्रीटमेंट का। पहले नहीं था, तो पहले डायरेक्टली लोग डोनर पे शिफ्ट करते थे, बट अब जो है वो ईसा में, माइक्रो टीसी में लोग जाते हैं और उनको उनके ही स्पर्म से उनका खुद का जेनेटिक बेबी मिल जाता है। Right. We can proudly say that yes, we are creating awareness, and thank you, Dr. Khushbu, for emphasizing on this part. Dr. Khushbu, females को हम usually hormonal test के लिए बोलते हैं, males को नहीं बोलते. But आजकल हम males को भी कहते हैं कि yes, you need to do some hormonal test. तो what are those important tests? ऐसे hormonal test जो एक male के लिए भी जरूरी है. डेफिनेटली हार्मोन्स जो है वो मेल और फीमेल में इक्वली काम करते हैं, दोनों में। तो जब हम फीमेल्स को करा रहे हैं तो मेल्स में भी हमें हार्मोन टेस्ट की डेफिनेटली जरूरत है। यूजुअली मेल्स में पहले तो सिर्फ सीमेन पैरामीटर ही हम चेक करते हैं, अगर वो नॉर्मल आया तो उसमें और कोई हार्मोन टेस्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर सीमेन पैरामीटर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हमें उनके सारे हार्मोन्स देखने पड़ते हैं। सीरम एफएसएच लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगता है कि टेस्टिकल्स जो है वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, उनमें प्रोडक्शन जो है स्पर्म्स का अब डिफेक्टिव होने लगेगा। थायराइड अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो भी वो स्पर्म प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा। प्रोलैक्टिन अगर बढ़ गया है, अगर किसी मेल्स में गायनेकोमास्टिया, या फिर ईस्ट्रोजन लेवल जो फीमेल्स के हार्मोन अगर मेल्स में अननेसेसरी बढ़ने लगेंगे, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन को बिल्कुल कम कर देंगे। तो डेफिनेटली थायराइड, ब्लड शुगर लेवल भी जरूरी है, सीरम एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स जो है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मेल हार्मोन है, तो इसका अगर डिफेक्टिव प्रोडक्शन है तो वो भी हैम्पर करेगा सीमेन पैरामीटर्स को। तो ये सारे हार्मोन्स अगर सीमेन पैरामीटर्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो हमको ये सारे हार्मोनल इवैल्यूएशन करना है। अब उसके फिर